सबसे पहले तो हमारे प्रेस के साथियों का मैं अभिनंदन और स्वागत करता हूं आज के इस प्रेस वार्ता में। आप सबों ने समय दिया और अपनी बातों को रखने का मौका दिया। साथ में बैठे हुए हमारे जिला के प्रवक्ता जितेंद्र भाई, हमारे दीपक भैया और पूर्व जिला अध्यक्ष पुरुषोत्तम भैया। और आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़ा गंभीर विषय पे है और बिहार की दशा और दिशा की चर्चा करते हुए जो हमारी बजट बनी है उसकी चर्चा के लिए, उसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए हम लोग सब यहाँ बैठे हुए हैं। और ये बजट जो है बिहार का एक बहुत लंबी दूरी तय करके आया हुआ बजट है। बात होती है हमेशा कि हम लोग जंगल राज की बात करते हैं, हम लोग पहले की बात करते हैं। मैं बहुत पहले की सब बातों पर नहीं जाऊँगा, मैं सिर्फ थोड़े कुछ तुलनात्मक दृष्टिकोण से जिस बातों को हम रख सकते हैं हम उतने तक ही मांगे और अपने आने वाले कल के अपने विकसित भारत, विकसित बिहार और विकसित औरंगाबाद पर ही हम निर्भर तक ही केंद्रित रहेंगे। जैसा कि हम सब लोग देखा कि इस बिहार ने आज तक का सबसे बड़ा बजट अपने विधानसभा के इस सत्र में पेश किया और इस क्षेत्र की जनता के आशीर्वाद से मुझे सौभाग्य मिला कि इस ऐतिहासिक क्षण का मैं साक्षी रहा, सामने रह के देखने का पहला बजट और इस सेशन को देखने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ, सीखने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। और किस तरह से इस सरकार ने एक लंबी दूरी तय करके, जहां रेवेन्यू डेफिसिट बजट हुआ करता था और बजट का सबसे बड़ा भाग या ज्यादातर भाग सरकार को चलाने के लिए खर्च होता था, वहां से आज एक विकसित बिहार और आने वाले कल का बिहार इस रचना की दशा और दिशा क्या होगी उसको बहुत स्पष्ट रूप से अपने इस बजट में सरकार ने उसको अचीव करने का प्रयास किया है। आप सबों ने देखा कि किस तरह से इस बजट में आने वाले कल में एक तो बजट का स्वरूप हम सबों ने देखा कि बड़ा बजट, ऐतिहासिक बजट हमारे सामने आया, लेकिन उसके साथ जिस तरह से बिहार सरकार ने एक साहसिक कदम लेते हुए मूलभूत सुविधाओं और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे जिस तरह से इस बार फोकस किया, किस तरह से इस बार इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर हमारा अच्छा फोकस हो और सर्वांगीण विकास के लिए, चाहे वो स्वास्थ्य हो, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो किसानों के लिए हो, या अलग अलग विषयों के लिए, चाहे वो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर लें, चाहे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर लें, स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर लें, ये सारे विषयों पे बहुत अच्छे से सरकार ने इसका विश्लेषण किया और उसके ऊपर किस तरह से बिहार आगे बढ़ पाए और रोजगार किस तरह सृजन कर पाए उसकी भी चर्चा इस बजट में हुई। और पहले तो बिहार जब अपना बजट बनाता था या फिर बिहार में जिस तरह से हम विकास के दर की बात करते थे तो भारत के दर से, वो राष्ट्रीय औसत से कम ही हुआ करता था। आज हम सारे बिहार वासियों के लिए ये गर्व का विषय है कि आज हमारा जो अनुमानित विकास दर है वो लगभग दूना राष्ट्रीय अनुपात से ऊपर है। इसका मतलब स्पष्ट है कि बिहार आज विकासशील और विकसित होने वाले राज्यों की श्रेणी में जिस अनुपात से आगे बढ़ रहा है वो मुझे लगता है कि सबसे आगे टॉप 5 में जरूर होगा। और जिस तरह से हमारा बजट का एक्सपेंडिचर है, जिस तरह से हम सरप्लस जनरेट कर पा रहे हैं और जिस तरह से केंद्र सरकार का लगातार अपने अलग अलग योजनाओं के माध्यम से, अपने अलग अलग अनुदानों के माध्यम से जिस तरह से केंद्र सरकार का भी बिहार के विकास में जो सहयोग मिल रहा है, जो सम्मान हम बिहारियों को मिल रहा है, वो हम देख पा रहे हैं कि किस तरह से केंद्र सरकार भी बिहार सरकार के कदम से कदम मिला के अपने बिहार वासियों के विकास के लिए और एक विकसित बिहार के लिए, एक औद्योगिकीकरण वाले बिहार के लिए, एक साक्षर बिहार के लिए, एक स्वस्थ बिहार के लिए, एक इंफ्रास्ट्रक्चरली आत्मनिर्भर बिहार के लिए किस तरह से अपना बिहार आगे बढ़ रहा है उसमें केंद्र की भी अपनी भूमिका है। तो आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार, माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं अपनी और जैसा मैंने कहा आपको कि बहुत लंबी दूरी तय करके ये बजट यहाँ तक पहुंची है, चाहे स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार या इंडस्ट्रियलाइजेशन या मूलभूत संरचनाओं की अगर हम बात करते हैं तो स्वास्थ्य व्यवस्था जो है, स्वास्थ्य का जो पूरा इकोसिस्टम होता है वो एक दूसरे के ऊपर सिर्फ एक बिल्डिंग तक ही निर्धारित नहीं होता है, वहाँ उसमें ह्यूमन रिसोर्स, ह्यूमन कैपिटल जो होता है वो एक बड़ा योगदान उसका होता है। और मैं फिर से पीछे की सरकारों की निंदा और उसके जंगल राज पर बात नहीं करना चाहूँगा, लेकिन फिर भी जो पिछली सरकार थी, जो पिछली सरकार थी जिसका नामकरण हम कुछ भी कर दें 2014 के पहले, 2004 के पहले, 5 के पहले इनफैक्ट, तो उसमें अगर हम देखेंगे तो एक भी मेडिकल कॉलेज, एक भी फार्मेसी कॉलेज और एक भी नर्सिंग कॉलेज नहीं खुला था। तो अगर हम देखें तो उस 15 साल के पूरे टेन्योर में इस बिहार सरकार ने जो पहले के मेडिकल कॉलेजेस थे उसमें बढ़ोतरी नहीं की,
उसका दुष्परिणाम ये भी रहा साथ में कि हमारे नए डॉक्टरों की टीम, हमारे नए मेडिकल सपोर्ट स्टाफ की टीम वो आगे निकल नहीं पाई वहाँ से। उसके साथ में हमने देखा होगा, और मैं शायद इस पर सही, मुझे लगता नहीं कि बहुत ज़्यादा गलत होगा, उस समय जो प्रमोशंस मिले थे अलग अलग कॉलेजों और संस्थानों में, वो प्रमोशंस भी लगता है कि 10-15 साल मेडिकल कॉलेजेस के बहुत कम या ना के बराबर हुए थे। तो ये पूरी संरचना जिस तरह से आगे बढ़नी थी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का, ह्यूमन रिसोर्स ग्रोथ का, अपने हेल्थ सेक्टर को लेके, वो स्टिल पड़ा रहा। लेकिन आज गर्व के साथ कह सकता हूँ, किसी विधानसभा में जब अपनी औरंगाबाद की बात करनी हो तो अपने ट्रॉमा सेंटर की भी मैंने बात को उठाया था। तो उसके साथ में अपने बिहार में, बिहार सरकार के अपने मुखिया माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी के द्वारा अपने प्रगति यात्रा में जो उन्होंने एक मेडिकल कॉलेज को, पथलगंगा में मेडिकल कॉलेज खोलने का जो उन्होंने प्रण लिया था, जो उन्होंने आदेश दिया था, उसको भी मैंने सरकार को याद दिलाया, उसमें सवाल भी मैंने पूछा। तो आज 2005 से जहां 15 सालों तक कोई मेडिकल कॉलेज नहीं खुल पाया, वहां से आज मेरे औरंगाबाद में एक अपने जिला में मुख्यालय, जिला में एक मेडिकल कॉलेज होने जा रहा है। ये बहुत लंबी दूरी हम तय करके आ रहे हैं, और हर चीज का एक समय लगता है उसको बनने में, लेकिन फिर भी ये सरकार, मैंने जो मांगे उठाई वो अति विशिष्ट सेवा की बात उठाई कि कैसे लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम हमारे औरंगाबाद के अस्पतालों में हम पहुंच सकें। एक समय तो ये अपना पूरा जो हेल्थ का सिस्टम था वही बिहार में लाइफ सपोर्ट में था। आज हम लोग लाइफ सपोर्ट की बात कर रहे हैं, ट्रॉमा सेंटर्स की बात कर रहे हैं, मेडिकल कॉलेज की बात कर रहे हैं। विश्वास रखिए कि सरकार को जितना विश्वास आप लोगों ने दिया है, जितना आपने आशीर्वाद दिया है, ये सरकार आपके स्वास्थ्य को लेकर भी बहुत सजग है। मुझे लगता है कि कम समय में इस दूरी को भी हम पार कर सकते हैं। NH 139 के बारे में आगे मुद्दा उठाना। 139 एक बहुत अहम सड़क है, और मेरा ये मानना है कि अपना हमारा जो क्षेत्र है, हमारा जो औरंगाबाद है, ये अपार संभावनाओं का क्षेत्र है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, ये अपार संभावनाओं का क्षेत्र है। वो इसलिए कि एक तो हमारे जो मैन पावर यहाँ पे है, जो हमारा कर्मठ मैन पावर और स्किल्ड मैन पावर, उसके अबंडेंसी हमारे पास है, प्रचुर मात्रा में अपने क्षेत्र में है। लेकिन उसके साथ में जो नए इंडस्ट्रियल पॉलिसी और जो नए इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को हम देख पा रहे हैं, अपने बगल में गया जी में एक सैकड़ों हजारों एकड़ जमीन में जहाँ स्पेशल इकोनॉमिक जोन और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बन रहा है, उसके साथ में अपने बाइट बक्सर में भी एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बन रहा है। हम उसके बीचों बीच आते हैं, और ये ट्रायंगल तब पूरा होता है जब हमारी कनेक्टिविटी 139 के जरिए हमारे कैपिटल सिटी के साथ जुड़ता है। हमारे शहर पे दबाव बढ़ने वाला है, हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन को इस क्षेत्र से कोई अब रोक नहीं सकता है। उसमें चाहे वो देव क्षेत्र हो, चाहे औरंगाबाद क्षेत्र हो, इसका विकास होना तय है। उसमें 139 और इसी मुद्दे को मैंने लगातार आदरणीय केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मिलकर भी, और अभी अपने सदन में भी अपनी बातों को इसको रखने का और आग्रह करने का प्रयास किया कि 139 हमारे औरंगाबाद और यहाँ से झारखंड को जोड़ने वाला जो लाइफलाइन है, ये एक महत्वपूर्ण शहर, एक महत्वपूर्ण रोड है जिसको हमको जोड़ना चाहिए। तो चौड़ीकरण तो हो रहा है, लेकिन फोर लेनिंग ही क्लियर कट इसके ऊपर मांग है हमारी कि फोर लेनिंग होना चाहिए। मुझे लगता है जो मुझे सरकार से आश्वासन मिला है, उसमें एक डीपीआर तैयार करने की बात चल भी रही है, और एक नई सिरे से फोर लेनिंग के डीपीआर का काम संभवतः चालू हो भी चुका है। सीबीआई को हम सबों के ज्ञान में है कि हम इसको सरकार ने बड़ी गंभीरता से ली है, और सीबीआई को उसको हैंडओवर किया गया इस मामले में। विश्वास रखिए, अपने किसी भी बच्चियों के लिए और अपने किसी भी छात्र के लिए मैं बहुत मजबूती से खड़ा रहता हूँ, और जहाँ जिसकी जरूरत पड़ेगी वहाँ किसी लेवल पर संघर्ष के लिए मैं साथ में तैयार रहता हूँ। उसमें कहीं किसी को इफ एंड बट नहीं होना चाहिए, और कोई भी ऐसा मुद्दा जो सरकार, जो लोगों के बीच में एक कंफ्यूजन पैदा करे, एक बांटने का प्रयास करे, मैं हमेशा उस मुद्दे पे अपने क्षेत्र की जनता के साथ में, अपने लोगों के साथ हमेशा मौजूद हूं। क्या कहा उसको, ये मामला भी अभी विचाराधीन है, लेकिन मैंने इसको बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि कोई भी मुद्दा जो अपने क्षेत्र में अपने युवाओं पे और अपने स्टूडेंट्स के ऊपर जो किसी भी तरह का मतभेद पैदा करे या कंफ्यूजन क्रिएट करे या बांटने का प्रयास करे, उसमें मैं हमेशा अपने मामला सीबीआई को हैंडल, और तथ्यों के अभाव में मैं किसी भी आधिकारिक रूप से मैं किसी भी ऐसी टिप्पणी को नहीं करूंगा जो थोड़ी हल्की हो जाए। तो ये अभी इन्वेस्टिगेशन इस पर चल रहा है, और अपने बिहार की एजेंसी में साथ में सीबीआई इस पर काम कर रही है। कह रहे थे भैया कि बजट में कुछ विशेष रूप से इंडस्ट्रियलाइजेशन और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की बात करें तो फिलहाल में हम सबों ने देखा कि कैसे उद्योग मंत्री जी ने इस तरह से हमारे औरंगाबाद में एक इंडस्ट्रियल जोन बनाने की भी बात की, और इसके साथ में मैं लगातार, अभी तो बड़ा जल्दी हो जाएगा बोलना, लेकिन अभी अलग अलग विभाग के माननीय मंत्री और सरकार के साथ में प्रयास में हूँ कि अपने इस औरंगाबाद के धरती पे
कुछ प्रयास हम लोग कुछ आगे इसमें जोड़ पाए ताकि हमारे युवाओं को रोजगार मिल सके, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को कुछ मिल सके। 139 पर तो 10 मंजिला भवन बना, अभी तक पूरी तरह चालू नहीं हुआ। सीएम उद्घाटन करके चले गए। एमसीडी है 100 बेड का, वो भी हॉस्पिटल है। फर्नीचर आ गया, चालू नहीं है। कोविड के टाइम में हॉस्पिटल बना डॉक्टर्स कॉलोनी में, बन गया, चालू नहीं है। जमहोर में एक 100 बेड का हॉस्पिटल बना, बन गया, चालू नहीं है। क्या ये सिर्फ योजना आ रही है सिर्फ ठेका देने के लिए? स्पष्ट जवाब चाहिए। बिल्कुल स्पष्ट जवाब देता हूँ उसको। और मुझे लगता है कि आपने जो विधानसभा में मैंने जो प्रश्न भी उठाया था वो बिल्कुल स्पष्ट था कि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास मशीनरी है, हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स है, लेकिन उसको ऑपरेट करने वाला मैन पावर की हमारी थोड़ी अभाव है इसमें। और आप जिस विषय को अवगत करा रहे हैं, मैं उसके साथ बिल्कुल आपके साथ ताल्लुक रखता हूँ उस पर आप, और इस पर मैं काम भी कर रहा हूँ। आपने देखा होगा कि मैं स्पष्ट रूप से इस विधानसभा का जब हमारा सत्र चल रहा था अशून्यकाल के दौरान मैंने इस मुद्दे को उठाया भी था कि किस तरीके से हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि ये फेज वाइज है, इसी का सवाल का जवाब देते हुए मैं थोड़े दिन पहले इसकी चर्चा भी कर रहा था। फेज वाइज डेवलपमेंट, पहले हमारे पास बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था जहाँ डॉक्टर बैठ सके, जहाँ हमारा इलाज कर सके और जहाँ हमारे पास एक मूलभूत सुविधा जो हेल्थ के लिए होता है वो नहीं था। आज वो सिस्टम हमारा खड़ा हो गया, धीरे धीरे करके उसके ऊपर काम भी हो रहा है। लेकिन विश्वास मानिए, जैसे मैंने इस बार विधानसभा में अपने स्वास्थ्य संबंधी विषय पर सवाल उठाया है, ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उसको नीचे तक लेकर आधारभूत संरचना में बिल्डिंग बन गई, फिर उसका ठेका निकालेंगे बनाने के लिए? ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैं प्रयास करूंगा इसको, प्रयास कर मैं कर ही लूंगा इसको कि जिस तरीके से अपने क्षेत्र के जो भी नॉन ऑपरेशनल हेल्थ अपने इंफ्रास्ट्रक्चर हैं उसको ऑपरेटिव बनाने के अलग अलग विषय के बारे में स्वास्थ्य संबंधी विषय बहुत कैटेगरिकली मैंने कहा हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स हैं, हमारे पास ये सब कुछ है, लेकिन उसमें वो हम लोग सब मिलकर उसको करेंगे। कभी भी एक्सेप्टेड नहीं है और मेरी जितनी क्षमता रहेगी और क्लियर रहता हूँ मैं, मेरी जितनी क्षमता रहेगी कम से कम पारदर्शिता रहे, शुचिता के साथ सरकार चले। और सरकार इसमें कहीं किसी को कंफ्यूजन नहीं कि सरकार लेकिन इसको नीचे तक ले जाने की जिम्मेदारी हम लोग की है। राजा देवंशी सुनील कुमार ने एक प्रश्न उठाया है सदन में, आपको सभा सदन में मौजूद है। उन्होंने कहा पुलिसिया कार्यशैली पर उन्होंने सवाल उठाया। जब किसी भी पीड़िता का परिजन जाता है FIR कराने के लिए तो ये तो कहा जाता है कि आपकी बेटी एस्पॉन्स करके चले जाए, क्या ऐसा पुलिसिया पहले माननीय सुनील जी जिस सदन के सदस्य हैं व्यवस्था जरूर रखी है कि सबकी बात को सुना भी जाए और उसको लिखा भी जाए और उसको कार्रवाई भी की जाए। मुझे लगता है कि इतनी गंभीर विषय विधान परिषद के पुस्तक इतने हल्के तरीके में